नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023, जो कि 1 दिसंबर है, कल से शुरू हो जाएगी। और रेगुलर 1, 2 और 3 दो पारियों में, टोटल 6 पारियों में इस भर्ती परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवा रही है तो वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ही इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी भर्ती परीक्षा को लेकर के आज का हमारा जो मॉडल पेपर है वो है 18 नंबर का मॉडल पेपर है। और 25 इंपोर्टेंट प्रश्न और आंसरों को लेकर के इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, जितने भी हमने इससे पहले मॉडल पेपर देखा है उन सभी मॉडल पेपरों का मिश्रण ये इस मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करें। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर ले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेता हूँ 25 प्रश्नों को लेकर के। हम इन प्रश्नों की व्याख्या भी करूँगा। और 25 ऐसे प्रश्न हैं जो कल फर्स्ट पारी में आप 1-2 प्रश्न या फिर दोस्तों मोस्ट ऑफ ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यही मेरी आशा है आपका पेपर अच्छा रहे। और इसी बात को लेकर के आज का अपना ये लास्ट मॉडल पेपर है जो कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर के रहेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेता हूं। 1 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 1 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हो और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। और कहां पर पूछा गया है तो देखिए, हम बात कर लेते हैं। तो ये है कंपाइलर एग्जाम 2016 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो देखिए, भीम सागर और छापी परियोजनाएं किस जिले में स्थित है। तो देख सकते हो दोस्तों, एक तो भीम सागर है और छापी परियोजनाएं राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ए नंबर का ऑप्शन है वो है सवाई माधोपुर। आगे देखिए, बी नंबर का ऑप्शन है वो है कोटा। और सी नंबर का ऑप्शन है वो है टोंक। और जो डी नंबर का ऑप्शन दे रखा है वो है झालावाड़। तो आप सभी जानते हो कि भीम सागर और छापी परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, तो वो है झालावाड़ जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन जो डी वाला है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और डी वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो है झालावाड़ जिले में स्थित है। तो देख सकते हो आगे जो झालावाड़ जिला है और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, इस संपूर्ण वीडियो में और जो 4 ऑप्शन है उनको लेकर के बात कर लेता हूँ कि आखिर इन ऑप्शनों से भी हमारे प्रश्न काफ़ी क्लियर हो सके। तो देख सकते हो, सर्वप्रथम छापी परियोजना कहाँ है, तो दलहनपुर अकलेरा झालावाड़ में स्थित है। आगे देखिए, परवन नदी की सहायक छापी पर 2004 और 2005 में निर्मित परियोजना है और मध्यम सिंचाई परियोजना है। भीम सागर कहाँ है, तो ये भीम सागर भी झालावाड़ में स्थित है, मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। तो हमने बात कर ली, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना दोनों झालावाड़ में स्थित है। तो दलहनपुर अकलेरा जो कि झालावाड़ में है और भीम सागर भी झालावाड़ है और दोनों ही मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में देखा जा सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे बात कर लेता हूं तो 2 नंबर का प्रश्न। और दोस्तों, देख सकते हो आज का जो 2 नंबर का प्रश्न है, तो उसी 2 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूं। तो आपके सामने तैयार है 2 नंबर का प्रश्न और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और देख सकते हो बिल्कुल ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो देखिए, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया है 2016 में। तो देख सकते हो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस प्रश्न को लेकर के अवगत कराऊंगा। और इस प्रश्न से हमें ये बात भी सीखने को मिलती है कि है या नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है 2 बार और फिर ही हमें उसका आंसर देना है। तो देखिए, प्रश्न क्या है और किस टाइप का प्रश्न पूछा है। तो राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो ए नंबर का ऑप्शन है वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार रहित वन। बी नंबर का ऑप्शन है वो है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। और सी नंबर का ऑप्शन है वो देख सकते हो उपोष्ण कटिबंधीय सदा रहित वन। और डी नंबर का ऑप्शन है वो है शुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्णपाती वन। तो राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, हमें तो यही पूछा गया है। तो देख सकते हो, राजस्थान में जो वनस्पति नहीं पाई जाती है तो वो है उष्ण कटिबंधीय सदा रहित वन नहीं पाए जाते हैं। तो ए नंबर का जो विकल्प है हमारा, यहाँ पर ए नंबर वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और प्रश्न करने का एक मतलब ये भी होता है कि हम प्रश्न को देख
देखें कि किस प्रकार से बोर्ड प्रश्न पूछता है। और दूसरी बात, हमारा ये भी मामला क्लियर हो रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हर बार प्रश्न रिपीट करता है। हो सकता है एक या दो प्रश्न या अधिक प्रश्न हमें और इस पेपर में देखने को मिल जाए, तो हमें तो हर कंडीशन में फ़ायदा है। ये बात मान करके चलिए कि आपकी जो स्टडी है, आपकी जो पढ़ाई है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो हमें बिल्कुल भी डाउट या मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं पालना है कि हम तो व्यर्थ ही तैयारी कर रहे हैं। तो देख लिया राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती नहीं है, ये प्रश्न था। तो उष्ण कटिबंधीय सदा रहित वनस्पति नहीं पाई जाती है। बाकी राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन भी पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन भी पाए जाते हैं, और शुष्क और अर्ध शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो संपूर्ण व्याख्या है उसको लेकर के भी बात कर लेता हूँ। तो व्याख्या आपके बीच है, तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय सदा रहित वन कहाँ है, 0.39 भाग में विस्तृत है। माउंट आबू सिरोही में ये पाए जाते हैं। तो माउंट आबू सिरोही में उष्ण कटिबंधीय सदा रहित वन पाए जाते हैं। आगे देख सकते हो 1000 से 1300 मीटर तथा 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में ये वन पाए जाते हैं। शुष्क उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, तो देख सकते हो इनका प्रतिशत है 6.26% भाग में पाए जाते हैं। जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, नागौर, सीकर, अजमेर, झुंझुनू यहाँ पर पाए जाते हैं। 25 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क पर्णपाती वन देख सकते हो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं तो उदयपुर, बांसवाड़ा तथा अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। 270 से लगा करके 770 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं ये वन। तो दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय सदा रहित वनों को लेकर के हमने बात कर ली कि इनकी क्या क्या विशेषता है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आगे बात कर लेता हूँ। तो 3 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 3 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूं। तो आज का जो 3 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है, और इसी प्रश्नों को लेकर के बात करता हूं। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नंबर का प्रश्न भी, और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न भी कहाँ पूछा गया है, तो देख सकते हो JEN सिविल डिप्लोमा एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया है। और देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने है JEN डिप्लोमा सिविल प्रश्न 2016 में पूछा है। तो देखिए शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। तो देख सकते हो शुष्क सागवान के जो वन है राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर हैं। तो देखिए ए नंबर का ऑप्शन है वो है राजसमंद, बी नंबर का ऑप्शन है वो है बांसवाड़ा, सी नंबर का ऑप्शन है सिरोही, और डी नंबर का दे रखा है वो है कोटा। तो शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं, तो बी वाला है तो वो है बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा, बी नंबर का विकल्प। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर व्याख्या देखिए, शुष्क सागवान वन कहाँ है, मानसूरी चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, और 250 से लगा करके 450 मीटर की ऊंचाई पर ये वन मिलते हैं। 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग बांसवाड़ा सर्वाधिक पाए जाते हैं, और डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा में ये भी पाए जाते हैं। इमारती लकड़ी हेतु ये वन प्रसिद्ध हैं। आगे देख सकते हो वनस्पति का नाम क्या है इसका, तो टोक्टोना ग्रैंडिस इसका वैज्ञानिक नाम है। टोक्टोना ग्रैंडिस शुष्क सागवान का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, शुष्क सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं वन मंडल के अनुसार, तो वह बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। आगे बात कर लेता हूं। तो 4 नंबर का प्रश्न। तो देखिए आज का जो 4 नंबर का प्रश्न है उसी 4 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूं। तो फिर से तैयार है आपके सामने 4 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न को भी हम कई बार देख चुके हैं और फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न। सर्वप्रथम देखिए कि ये कहाँ कहाँ और किस किस एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हो एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2021 में पूछा है, और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हो लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो देख सकते हो लूनी नदी के जो जल प्रदूषण का है वो मुख्य कारण क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हो ए नंबर का ऑप्शन है वो है सीमेंट उद्योग, बी नंबर का ऑप्शन है वो है रंगाई एवं छपाई उद्योग, सी नंबर का ऑप्शन है वो है कीटनाशक उद्योग, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है चर्म उद्योग। तो देखिए लूनी नदी के जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है दोस्तों, तो वो है रंगाई और छपाई उद्योग। तो यहाँ पर जो बी नंबर का हमारा विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा कि लूनी नदी सर्वाधिक प्रदूषित हो रही है, तो उसका कारण एक ही है, रंगाई और छपाई। तो दोस्तों जब तक ये रंगाई और छपाई का उद्योग लगते रहेंगे लूनी नदी प्रदूषित होती रहेगी। इसका मुख्य कारण भी यही माना गया है, रंगाई और छपाई उद्योग लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण है। फिर से लूनी नदी को लेकर के बात कर लेता हूँ, इसकी विशेषताओं को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो देख सकते हो लूनी नदी। देखिए पूरी लूनी नदी की जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो लूनी नदी
तो देखिए यहाँ पर लूणी नदी, इसके अन्य नाम देख सकते हो, सागरमती भी कहते हैं, सरगावती भी कहते हैं, साकरी नदी भी कहते हैं, रेल और नाडा के नाम से भी जानी जाती है और सरस्वती नदी भी कहते हैं। तो एकमात्र लूणी नदी के कई 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 नाम है, तो देख सकते हो सागरमती भी बोलते हैं, सरगावती भी कहते हैं, साकरी, रेल, नाडा और सरस्वती, ये सारे के सारे नाम किस नदी के हैं, तो लूणी नदी के नाम है। आगे देख सकते हो नागपाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, तो नागपाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, तो वो है लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ी से होता है और नागपाड़ी अजमेर में स्थित है। आगे देखिए कालिदास ने अंतः सलीला कहा है, तो वो लूणी नदी को कहा है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है ये नदी। रंगाई छपाई उद्योग प्रदूषण का मुख्य कारण है, यहाँ पर देख सकते हो रंगाई छपाई उद्योग को लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण माना गया है। और लूणी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो देख सकते हो यहाँ पर सुगड़ी, मिठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लिलड़ी, सागी, गुहिया और जोजड़ी, ये सारी की सारी लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों लूणी नदी की सहायक नदियाँ, लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण, इसके अन्य नाम और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है। ये सारे के सारे प्रश्न और फैक्ट ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा आज का 4 नंबर का प्रश्न था। आगे बात कर लेता हूँ 5 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 5 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो जो 5 नंबर का प्रश्न है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने तैयार है और इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी है, वो 5 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देख सकते हो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में भी पूछा है और JEN डिप्लोमा एग्जाम 2020 में भी पूछा है और JEN इंजीनियर के एग्जाम 2016 में भी पूछा गया है। तो देख सकते हो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है पर कई बार पूछा जाता है, फिर से इस प्रश्न को रिपीट करना मैंने उचित समझा। तो देख सकते हो नक्की झील अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान में जो नक्की झील है वो कहाँ पर स्थित है, इतना आसान प्रश्न पूछा है। और पूछने का कारण भी यही है कि आपका जो पशु परिचर एग्जाम हो रहा है उसके स्टैंडर्ड और उसके लेवल को भी देखिए, वो 10th लेवल के स्तर का एग्जाम है। और यहाँ पर तो मान करके चलिए कि RAS और लैब असिस्टेंट उसके बाद रिट जैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा बनती है। इसी बात को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हो A नंबर का ऑप्शन है वो है माउंट आबू में, B नंबर का ऑप्शन है वो है उदयपुर में, C नंबर का ऑप्शन है वो है राजसमंद में और D है वो है अजमेर में। तो नक्की झील राजस्थान के किस जिले में और कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों माउंट आबू में स्थित है। तो A नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, A नंबर का ऑप्शन की नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। थोड़ी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, माउंट आबू किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सिरोही जिले में स्थित है। और जो सिरोही में ही ये झील स्थित है, तो माउंट आबू यहाँ पर दे रखा है तो माउंट आबू सही होगा, बाकी सिरोही दे रखता जिला तो सिरोही सही होता, मगर जो इसकी एग्जिट लोकेशन है नक्की झील की वो कहाँ है, तो माउंट आबू में स्थित है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूं। तो देखिए इसकी संपूर्ण व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूं, तो व्याख्या भी आपके बीच है। तो देख सकते हो दोस्तों व्याख्या, तो देखिए बात कर लेता हूं। तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP में शामिल है। मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने अपने नाखूनों से इसे खोदा था। 1948 में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील के किनारे पर किया गया था। यहाँ पर गांधी घाट बनाया गया है। राज्य की सर्वाधिक ऊंची झील 1200 मीटर, सर्वाधिक गहरी झील भी यही है। नौकायन सुविधा भी मिलती है। गरासिया जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है, तो वो है नक्की झील। तो दोस्तों नक्की झील को लेकर के यहाँ पर हमने इतनी बड़ी बात कर ली। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। यह झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP में शामिल है। मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण किया है और इसे खोदा है। 1948 में गांधी जी की जो अस्थियों का विसर्जन किया जाता है वो भी इसी झील के घाट पर किया गया है। यह घाट गांधी घाट बनाया गया है। आगे देख सकते हो राज्य की सर्वाधिक ऊंची झील है और सर्वाधिक गहरी झील है और नौकायन सुविधा भी है। गरासिया जनजाति की पवित्र झील है। तो ये सारे फैक्ट हैं वो नक्की झील को लेकर के आज हमने आपके बीच बात की है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा लास्ट मॉडल पेपर है और इनकी व्याख्याओं पर मैं विशेष जोर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने लायक है और मैं उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं और उन व्याख्याओं को लेकर के आपके बीच बात कर रहा हूं, फिर से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों आज का जो 6 नंबर का प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूं। तो देख सकते हो 6 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 6 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए किस एग्जाम में पूछा गया है और कब कब रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आपके सामने है 6 नंबर का प्रश्न और इसकी व्याख्या भी आपके बीच है, हम समझने का प्रयास कर लेता हूँ। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देख सकते हो आना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया। तो देख सकते हो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो देख सकते हो A नंबर का ऑप्शन है वो है आनाजी चौहान, B नंबर का ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, C नंबर का ऑप्शन है वो है शाहजहां और D नंबर का ऑप्शन है वो है जहांगीर।
तो देख सकते हो आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो दोस्तों आना सागर झील का निर्माण कराया गया है तो वो है आनाजी चौहान के द्वारा करवाया गया है। तो ए नंबर का जो विकल्प है ऑप्शन है हमारा ए नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आना सागर झील है उसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आना सागर झील कहाँ है, तो अजमेर में है, मीठे पानी की ये झील है। और देखिए जून 2021 में एनएलसीपी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में इस झील को भी शामिल किया गया है। निर्माण कौन करवाता है, तो आनाजी अणुराज भी कहते हैं 1135 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया। चंद्रा नदी पर निर्मित है ये झील, इसमें बांडी नदी का पानी भी आता है। आगे देखिए शाहजहां द्वारा 1637 ईस्वी में 12 दरी का निर्माण करवाया गया था, इसी झील के किनारे पर करवाया गया था। जहांगीर द्वारा दौलत ए बाग सुभाष उद्यान भी कहा जाता है का निर्माण करवाया गया है। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर फैक्टों को लेकर के हमने बात की है, मेरी ओर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। आना सागर जो झील है अजमेर में है, आनाजी चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया है। 2001 में एनएलसीपी में इस झील को भी शामिल किया गया है। चंद्रा नदी पर निर्मित है ये झील, और बांडी नदी का पानी भी गिरता है तो वो आना सागर झील में गिरता है। शाहजहां द्वारा 1637 ईस्वी में 12 दरी का निर्माण करवाया गया है तो वो भी आना सागर झील के किनारे करवाया है। जहांगीर द्वारा दौलत ए बाग सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया गया है तो वो भी आना सागर झील में ही करवाया गया है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फैक्टों को लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। तो देख सकते हो जो अगला 7 नंबर का प्रश्न है उस 7 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न कब कब और किस किस एग्जाम में पूछा गया है तो आप देख सकते हो दोस्तों। तो देख सकते हो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा है, और जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम 2019 में पूछा है। आगे देख सकते हो लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2016 में पूछा है। JEN डिप्लोमा एग्जाम 2016 में भी पूछा है, और इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2016 में भी पूछा है। दोस्तों ये एग्ज़ाम अलग अलग एग्जाम में इतनी बार रिपीट हुआ है इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है, तो देखिए दोस्तों जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह नदी कौन सी है, ये प्रश्न है। ए नंबर का ऑप्शन देख सकते हो कोठारी, बी नंबर का ऑप्शन देखिए बनास नदी, सी नंबर का ऑप्शन है वो है बेड़च नदी, और सी नंबर है वो है मानसी नदी। तो देख सकते हो मेजा बांध किस नदी पर बना है, तो दोस्तों वो बना है कोठारी नदी पर बना है। तो ए नंबर का जो विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या, तो देखिए दोस्तों इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में बनाया गया है। मेजा बांध की पाल पर विकसित किए जाने वाले मेजा पार्कों को ग्रीन माउंट भी कहा जाता है। यह बांध भीलवाड़ा का मुख्य पेयजल स्रोत है। बनास नदी पर निर्मित प्रमुख बांध इसरदा बांध है, सवाई माधोपुर में स्थित है। बिसलपुर बांध टोक में है। नंद संबंध परियोजना राजसमंद में स्थित है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मेजा बांध से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उनको लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, आज का जो अगला प्रश्न है उस अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूं। तो वो है 8 नंबर का प्रश्न, और देखिए 8 नंबर का प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूं। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो वीडियो मेन एग्जाम 2022 में भी पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किस महीनों में होती है, तो देखिए राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है। तो ए नंबर का ऑप्शन है जुलाई और अगस्त में, बी नंबर का ऑप्शन है अप्रैल और मई में, सी नंबर का ऑप्शन है सितंबर और अक्टूबर में, और डी दे रखा है दिसंबर और जनवरी में। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है, तो वो होती है दिसंबर और जनवरी में। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर बात कर लेता हूँ अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हमने बात कर ली कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किस महीने में होती है, तो यहाँ पर होती है दिसंबर और जनवरी महीने में होती है। ये बिल्कुल प्रश्न पूछा गया है वीडियो मेन एग्जाम में। आगे देख सकते हो अगले प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ, उससे पहले इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है वो भी आपके बीच है, और व्याख्या को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर इसकी व्याख्या, पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। समय कब है, तो दिसंबर और जनवरी में मावट होती है। यह भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होते हैं। पछुआ पवने राजस्थान में रबी की फसल के लिए लाभदायक है। तो देख सकते हो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है किस महीने में होती है, दिसंबर और जनवरी में होती है। और पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, तो मावट कहलाती है। समय दिसंबर और जनवरी है। भूमध्य सागरीय चक्रवात से होते हैं। पछुआ पवने राजस्थान में रबी की फसलों के लिए जो मावट होती है वो गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती है। आगे बात कर लेते हैं। तो 9 नंबर का प्रश्न, देखिए दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूं। तो आज का जो 9 नंबर का प्रश्न है वो भी आपके बीच है, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हो ये कितनी बार पूछा है,
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2019 में पूछा है और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में ये पूछा गया है। तो देख सकते हो प्रश्न, राजस्थान राज्य के डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, तो देखिए ए नंबर का ऑप्शन है वो है 1970, बी नंबर का ऑप्शन है वो है 1975, सी नंबर का ऑप्शन है 1980 और डी दे रखा है 1985। तो देख सकते हो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई है, तो वो 1975 में की गई है। बी नंबर का जो विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है वो भी आपके बीच है और व्याख्या को समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है वो देख सकते हो, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 में पंजीकृत राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम RSDDC के तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा 70 के दशक में डेयरी विकास शुरू किया गया था। यह राजस्थान सहकारी समितियों अधिनियम 1965 के तहत एक समाज के रूप में पंजीकृत है। तो देख सकते हो दोस्तों, इस प्रश्न को देख लिया। 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, फिर से पशु परिचर भर्ती परीक्षा में रिपीट हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न वो है हमारे सामने 10 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 10 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है वो भी हमारे सामने पूछा गया है। तो कब पूछा गया है, आरटेट एग्जाम 2012 में पूछा गया है 10 नंबर का प्रश्न। और फिर से देख सकते हो हमारे सामने है, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। तो राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, हमारे सामने चार विकल्प है। ए नंबर का ऑप्शन है वो है अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। बी नंबर का ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। सी नंबर का ऑप्शन है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा। और डी नंबर का ऑप्शन है जयपुर, दौसा और टोंक। तो राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो ए वाला देखिए अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर ये प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। तो ए नंबर का जो विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हो इसकी आगे व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो व्याख्या आपके बीच है, देख सकते हो अभ्रक जिसे माइका भी कहते हैं, आध्यात्मिक खनिज है, माइनर खनिज भी कहते हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में ये पाया जाता है। ताप, विद्युत, ध्वनि रोधक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ताप भट्टियों, सजावटी सामान, सुरक्षा उद्योग में प्रयुक्त होता है। उत्पादक कौन कौन सा है, तो भीलवाड़ा में सर्वाधिक होता है, नाथ की नेरी और देखिए दांता बुणास बनेड़ा में भी ये पाया जाता है, उदयपुर में चंपागुड़ा में पाया जाता है, धौला मेत्रा, टोंक में देखिए बाड़चोल, जयपुर में देखिए लक्ष्मी और भोजपुरा में पाया जाता है। अभ्रक ईंट निर्माण कहाँ होता है, तो भीलवाड़ा में होता है। तो दोस्तों ये सारे अभ्रक और माइका को लेकर के बात की कि अभ्रक किन किन जिलों में पाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात कर लेता हूँ। तो 11 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, आज का जो 11 नंबर का प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में भी पूछा है और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में भी पूछा है। फिर से रिपीट हो सकता है। तो देखिए किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर किस शहर में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन है वो है जोधपुर, बी नंबर का ऑप्शन है वो है अलवर, सी नंबर का ऑप्शन है कोटा और डी दे रखा है वो है माउंट आबू। तो देखिए किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो वो है माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो दोस्तों डी नंबर का विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फिर से इन मंदिरों को लेकर के और इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मंदिर, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू सिरोही में है। 5 जैन मंदिरों का समूह है। एक नंबर का मंदिर देख सकते हो आदिनाथ मंदिर, 1031 ईस्वी में राजा भीम के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। 2 नंबर का मंदिर है वो है नेमिनाथ, लूण वसई और देवरानी जेठानी मंदिर भी कहते हैं। वीर धवल के मंत्री तेजपाल और वास्तुपाल द्वारा 1230 ईस्वी में बनवाया गया था। इसके शिल्पी कौन थे, तो शोभन देव इसके शिल्पी थे। 3 नंबर का मंदिर है वो है पित्तलहर और आदिश्वर मंदिर, और ये भी देख सकते हो वहीं है दिलवाड़ा सिरोही में है। आगे देखिए 4 नंबर का मंदिर तो खरपत वसई मंदिर, ये भी दिलवाड़ा में स्थित है। और 5 नंबर मंदिर है वो है महावीर स्वामी मंदिर। तो दोस्तों ये 5 मंदिर हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दिलवाड़ा में स्थित है। आदिनाथ मंदिर, आगे देख सकते हो तो नेमिनाथ मंदिर, 3 नंबर है पित्तलहर मंदिर, 4 नंबर है वो है खरतर वसई मंदिर और 5 नंबर है वो है महावीर स्वामी मंदिर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। तो देख सकते हो जो 12 नंबर का प्रश्न है उस 12 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 12 नंबर का प्रश्न इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जाम 2018 में पूछा है। तो देख सकते हो ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान में स्थित है, तो ऋषभ देव का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन है डूंगरपुर, बी नंबर का ऑप्शन है धुलेव, सी नंबर का ऑप्शन है रणकपुर और डी दे रखा है कांकरोली। तो देखिए ऋषभ देव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो है धुलेव गांव में स्थित है। और यहाँ पर जिला पूछा जाए तो वो है उदयपुर। तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो व्याख्या,
तो इसकी फिर से व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो ऋषभ देव का मंदिर दुलेव में स्थित है। ऋषभ देव का मंदिर केसरिया जी या केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन तीर्थ अरावली पर्वतमाला की कंदराओं के मध्य कोयल नदी के किनारे स्थित है। मूर्ति काले पत्थर की होने के कारण स्थानीय भील लोग इनको कालाजी भी कहते हैं। मेला शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी या नवमी को भरता है। तो दोस्तों देख लिया, यहाँ पर जैन लोग और जो वो भील जनजाति है उनके द्वारा भी इन भगवान को माना जाता है। तो वो ऋषभ देव हैं, दुलेव गांव जो कि उदयपुर में स्थित है, इनका मंदिर स्थित है। तो दोस्तों आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों जो अगला प्रश्न है 13 नंबर का, उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी, तो देख सकते हो आपके बीच है और यहाँ पर इस प्रश्न को भी समझने के प्रयास करते हैं। तो देखिए वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा है, बोहरा देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। तो देख सकते हो बहुत 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। तो कहाँ पर है? ए नंबर का ऑप्शन है बेंगू, बी दे रखा है लाडनू, सी दे रखा है जहांजपुर और डी है वो है नौहर। तो 12 देवरा मंदिर कहाँ है? तो सी है जहांजपुर में स्थित है। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है वहाँ पर बिल्कुल आसान सी व्याख्या है। तो देख सकते हो यहाँ पर 12 देवरा कहाँ है? तो जहांजपुर भीलवाड़ा में स्थित है। 12 मंदिर जिसमें एक केदारनाथ का मंदिर अधूरा है। सोमनाथ, ओंकारेश्वर, नागार्जुन, गुमेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वनाथ, सर्वेश्वर, वैद्यनाथ, गणेश जी, भैरवनाथ, अन्नपूर्णा, आशापूर्णा मंदिर प्रमुख है। तो दोस्तों यहाँ पर 12 मंदिर कौन कौन से उनको लेकर के भी बात कर ली। और 12 देवरा मंदिर कहाँ है? तो जहांजपुर भीलवाड़ा में स्थित है। आगे बात कर लेता हूँ। तो 14 नंबर का प्रश्न देख सकते हो आज का जो 14 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो देखिए ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2016 में पूछा है। तो देखिए ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ए नंबर का ऑप्शन है धौलपुर में, बी नंबर का है उदयपुर में, सी नंबर का कोटा में और डी दे रखा है बारा में। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? तो बारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो डी नंबर का जो विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए ब्राह्मणी माता, तो देखिए ब्राह्मणी माता को लेकर के और इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में है। देवी के पीठ का श्रृंगार पीठ की पूजा की जाती है। माघ शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। यहाँ पर गधों का मेला भी यहीं पर लगता है। गुफा मंदिर है यहाँ पर। खोकर गोड़ ब्राह्मण की कुल देवी पूजा करते हैं ये लोग। 400 साल से अखंड ज्योत जलती रहती है। यहाँ पर कनेर के पत्तों से श्रृंगार होता है। नंदवाना बोहरा समाज की आराध्य देवी भी मानी जाती है। मीणा के देख सकते हो मीणा के राव भाट परिवार नगाड़ा बजाते हैं। तो दोस्तों कितनी विशेषताएं हैं यहाँ पर देख सकते हो। खोकर गोड़ ब्राह्मण की कुल देवी मानी जाती है। 400 साल से अखंड ज्योति है यहाँ पर लगती रहती है। कनेर के पत्तों से श्रृंगार होता है। नंदवाना बोहरा समाज की आराध्य देवी है। मीणा के राव भाट परिवार यहाँ पर नगाड़ा बजाने का काम करते हैं। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12। आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। तो देखिए 15 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूं। तो आज का जो 15 नंबर का प्रश्न है वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूं। तो LSA एग्जाम 2016 में पूछा है। तो देखिए अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई है? तो देखिए अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई है? तो ए नंबर का ऑप्शन है हुमायूं, बी नंबर का ऑप्शन है जहांगीर, सी दे रखा है शाहजहां और डी दे रखा है अकबर। तो अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किसके द्वारा मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई है? तो वो अकबर द्वारा भेंट की गई है। तो डी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है। तो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो व्याख्या, ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। उर्स रजब माह की पहली तारीख से 6 तारीख तक बढ़ता है। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? तो गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए झंडा कौन लगाता है? तो गोरी परिवार भीलवाड़ा का झंडा फहराने का काम करता है। और 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा बड़ी देग दी गई थी और 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा छोटी देग भेंट की गई थी। दरगाह निर्माण इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई थी। हुमायूं द्वारा इसका निर्माण पूर्ण करवाया गया था। और चांदी का कटहरा भी कहाँ है? तो सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चांदी का कटहरा सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में स्थित है वहाँ पर रखा गया है। आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। तो देख सकते हो जो 16 नंबर का प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 16 नंबर का प्रश्न,
और ये प्रश्न भी अपने आप में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 16 नंबर का प्रश्न और लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2016 में पूछा है। तो देखिए काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। तो देखिए क्या प्रश्न है, बिल्कुल देख लीजिए। काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। तो ए नंबर का ऑप्शन है वो है नागौर, बी देखिए अजमेर, सी देख सकते हो बयाना और डी है खारटू। तो देखिए खाजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था, तो वो नागौर में बनाया गया था। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या देख सकते हो, काजी हमीमुद्दीन नागौर का जन्म दिल्ली में हुआ था। सुवाल गांव नागौर को केंद्र बनाया इन्होंने। दरगाह का गुबंद मोहम्मद बिन तुगलक 1330 ईस्वी में बनाया गया था। नागौर में इन्हें काजी बनाया गया था। सुहरावर्दी संत सन्यासियों का सुल्तान सुल्तान तारकीन कहा जाता है। लवाए पुस्तक लिखी है इनके द्वारा। इल्तुतमिश ने नागौर में दरगाह पर देख सकते हो अतारिकीन दरवाजा बनवाया। 30 वर्ष तक काजी रहे। तो दोस्तों इनके बारे में जो फैक्ट है उनको लेकर के हमने बात की, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो है 17 नंबर का प्रश्न। और देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न है ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है और फिर से रिपीट हो सकता है। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो देखिए कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है। तो कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। तो कुशाल माता का मंदिर कहाँ है, तो देख सकते हो ए नंबर का ऑप्शन है उदयपुर में, बी नंबर का ऑप्शन है कुंभलगढ़ में, सी नंबर का ऑप्शन है बदनौर में और डी दे रखा है ओशियो में। तो कुशाल माता का मंदिर कहाँ है, तो बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। तो यहाँ पर जो सी नंबर का ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा में है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। 1457 ईस्वी में महमूद खिलजी को परास्त कर विजय की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो हमारे सामने 18 नंबर का प्रश्न। और देखिए 18 नंबर का प्रश्न और ये प्रश्न भी आसान सा प्रश्न है। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देखिए पाबूजी को अवतार माना जाता है। तो ए नंबर का ऑप्शन है शत्रुघ्न का, बी है लक्ष्मण का, सी देखा है भरत का और डी देखा है राम का। तो पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबूजी को। तो बी नंबर का जो विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए पाबूजी ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, राड़ फाड़ देवता लक्ष्मण का अवतार। जन्म हुआ तो 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या कोलू फलोदी जोधपुर में इनका जन्म होता है। खारी खाबड़ देख सकते हो, खारी खाबड़ जूना बाड़मेर में है। तो दोस्तों पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है हमने बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। तो देखिए जो अगला प्रश्न है हमारे सामने 19 नंबर का प्रश्न है और 19 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो देख सकते हो एएओ एग्जाम 2022 में पूछा है। तो दादू पंथ की नाग शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। देखिए दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ए नंबर ऑप्शन है वो है गरीबदास, बी है मिश्किंद दास, सी है बनवारी दास और डी देखा है सुंदर दास। तो दादू पंथ की जो नागा शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों सुंदर दास जी के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया था। तो डी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो व्याख्या है देख सकते हो, दादू पंथ देखिए निर्गुण प्रवर्तक थे दादू दयाल, 1574 ईस्वी में इनका निर्माण होता है दादू पंथ का। और पीठ देख सकते हो नारायणा जयपुर में स्थित है। 5 शाखा है, एक देख सकते हो खालसा, देखिए 5 शाखा है उनको खालसा है देख सकते हो। एक नंबर है वो है गरीबदास और 2 नंबर है वो है नागा शाखा सुंदरदास जी के द्वारा चलाई गई और 3 नंबर है विरक्त और 4 नंबर पर देख सकते हो उत्तरादे स्थानधारी और 5 नंबर की जो शाखा है वो है खाकी। मेला कब बढ़ता है, तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। 1585 ईस्वी में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट हुई थी। तो दोस्तों दादू पंथ को लेकर के जो इंपोर्टेंट प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। देख सकते हो 20 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूं। तो देखिए आज का जो 20 नंबर का प्रश्न है वो हमारे सामने है और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। जेईएन सिविल एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। तो दादू पंथ में जो सत्संग स्थल होता है वो क्या कहलाता है। ए नंबर का ऑप्शन है वो है मुक्तिधाम, बी है वो है अलख दरीबा, सी दे रखा है चौपड़ा और डी है नाव राम द्वारा। तो देख सकते हो दादू पंथ में जहाँ पर सत्संग होती है उस स्थल को क्या कहते हैं, अलख दरीबा कहा जाता है। तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो इसकी व्याख्या, दादू पंथ में सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, मोतीलाल मेनारिया द्वारा इन्होंने कहा है। आगे देख सकते हो इन्होंने 1574 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दादू पंथ में जो सत्संग स्थल है उसको अलख दरीबा कहा जाता है।
आगे बात कर लेता हूँ, तो अगला प्रश्न है वो है 21 नंबर का प्रश्न, और आज के जो 4-5 प्रश्न लास्ट है उनको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 21 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में पूछा है। तो देखिए जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, तो जोधपुर का जो महामंदिर है किसका उपासना स्थल है? ए नंबर का ऑप्शन है वो है नाथ संप्रदाय का, बी दे रखा है वो है जसनाती संप्रदाय का, और जो सी है वो है विष्णुई संप्रदाय का, और डी दे रखा है राधा स्वामी संप्रदाय का। तो जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है तो वो है नाथ संप्रदाय का। तो ए नंबर का जो विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन। इसकी व्याख्या देख सकते हो, नाथ संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? मर्त्येंद्र नाथ नाथ मुनि इसके प्रवर्तक है। इसकी 2 शाखा है, एक शाखा दे रखते हो बैराग पंथ रातानोडा पुष्कर में है, और 2 नंबर है माननाथी महामंदिर जोधपुर में स्थित है। प्रमुख केंद्र कौन से है? महामंदिर उदय मंदिर जोधपुर, सिरे मंदिर जालौर, महामंदिर के 44 खंबा मंदिर राजा मानसिंह जोधपुर द्वारा 1872 ईस्वी में आयसदेव नाथ हेतु बनवाया था। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जोधपुर का महामंदिर। आगे बात कर लेता हूँ, अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न है। तो देख सकते हो 22 नंबर का प्रश्न, और देखिए इस 22 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूं। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और पूछा गया है। तो देख सकते हो वीडियो एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, और जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो देखिए नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो देखिए नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला की विशेषता है? तो ए नंबर है ऊनियारा शैली, बी है जोधपुर शैली, सी है कोटा शैली, और डी है मेवाड़ शैली। तो नारियों द्वारा शिकार किस चित्रकला की विशेषता है? तो वो है कोटा शैली की। तो जो सी नंबर का ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या देख सकते हो, इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए कोटा चित्रशैली महाराव उम्मीद सिंह के स्वर्णकाल 1868 में माना जाता है। मैं डालू राम द्वारा चित्रित रागमाला महत्वपूर्ण चित्र संग्रह है। भागवत पुराण डोला मारू लघु भागवत महत्वपूर्ण चित्र है। शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण इस चित्रशैली में हुआ है। सामूहिक शिकार भी यहाँ पर चित्र मिलते हैं। शिकार करते राजा रानियों सामंतों के चित्र प्रमुखता से चित्रकार द्वारा बनवाए गए हैं। नूर मोहम्मद रघुनाथ डालूराम लच्छीराम गोविंदराम यहाँ के प्रमुख चित्रकार है। तो दोस्तों कोटा चित्रशैली को लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो, जो अगला है 23 नंबर का प्रश्न। तो आज के 23 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न देख सकते हो रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। तो ए ऑप्शन है मेवाड़ क्षेत्र से, बी है मेवाड़ क्षेत्र से, आगे देखिए सी है हाड़ौती क्षेत्र से, और डी है मालवा क्षेत्र से। तो रतवाई लोक नृत्य कहाँ से है? मेवाड़, मेवात, हाड़ौती या मालवा से। तो देखा जा सकता है मेवात क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है रतवाई लोक नृत्य। यहाँ पर जो बी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो रतवाई मेव जाति से संबंधित है। अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा स्त्रियों द्वारा चूड़ियाँ खनकाते हुए यह नृत्य किया जाता है। पुरुष देख सकते हो अलगोजा है, टामक बजाते हैं। रणबाजा क्या है? तो देखिए मेवात क्षेत्र में युगल नृत्य है, तो उसे रणबाजा बनाया जाता है। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला जो 24 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है। तो देखिए आज का 24 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूं। और असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2000 में पूछा गया है। देख सकते हो नृत्य रूप से जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो है, पुरुषों द्वारा केवल जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? तो देखिए ए नंबर है शंकरिया, बी है स्लुम्बर, सी दे रखा है गीदड़, और डी है चरकुला। तो देखिए नृत्य रूप में जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो है गिदड़ नृत्य। तो जो सी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देखिए गिदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का एकल केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है यह नृत्य है। नंगाड़ा ढोल चंग डफ वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। महिलाओं के वस्त्र पहनकर किए जाने वाला गणगौर मेहरी कहा जाता है। स्वांग देख सकते हो साधु शिकारी पठान बाजीगर और सरदार सारे स्वांग करते हैं। तो दोस्तों नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो है गिदड़ नृत्य। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और आज के मॉडल पेपर का जो लास्ट प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न, उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो लास्ट है 25 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देख सकते हो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है। तो देखिए गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। तो गवरी किस लोक नृत्य से संबंधित है? मूलतः कहाँ से संबंधित है? किस जनजाति से संबंधित है? तो ए नंबर का ऑप्शन है घरासियों से, बी है कालबेलियों से, और सी है कंजरों से, और डी है बीलों से। तो गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है तो वो है बीलों से संबंधित है। तो डी नंबर का ऑप्शन और विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और इसकी व्याख्या देख सकते हो गवरी लोक नृत्य मुख्यतः भील जनजाति का लोक नृत्य है। यह एक लोक नाट्य है। नाट्य प्रस्तुति के दौरान जो नृत्य किया जाता है उसे राई और गवरी कहा जाता है। सबसे प्राचीन तथा लोक नाट्य का
मेरु नाट्य कहा जाता है तो वो है गौरी। दिन में प्रदर्शित होती है, भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। तो दोस्तों आज का जो हमारा मॉडल पेपर था 25 प्रश्न थे वो आपके बीच लेकर के आया, और आज का हमारा ये लास्ट नंबर का मॉडल पेपर था, क्योंकि कल से 1 दिसंबर है, पशु परिचर भर्ती परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको बिल्कुल रिवीजन करना है, टाइम मिले, और हमारे प्रश्नों को जरूर देखना है। आज का जो लास्ट मॉडल पेपर था आपके बीच लेकर के आया, तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।